friends, my name is Sandhya and today we are going to discuss equilibrium. This is the second part of this series where we are going to discuss the continuation of the previous one. So this is going to be the second part of the series. So the topic that we are going to be discussed in this lecture are Le Chatelier's principle and the effect of change in concentration, temperature, pressure. And this is the third one is the most important from the exam point of view, that is the relation between Kp, Kc and Kx. So today these three topics are going to be covered in this lecture. So guys, I just want to say this, that if you haven't subscribed my channel, go and subscribe it so that I will be notified that how many of you are watching it and how many of you are getting benefit from that. So that's it. Let's get straight into the video. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. जो ली शैटलियर थे उनने ये प्रिंसिपल दिया था जिसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम का मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो, तो यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और उस कंडीशन में यदि हम उसके रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज करें या उसके प्रोडक्ट साइड में कोई चेंज करें, तो जो रिएक्शन है वो खुद को इस तरीके से बैलेंस कर देगी ताकि हमारे द्वारा लगाए हुए चेंज को वो निगलेक्ट कर दे या फिर काउंटरैक्ट कर दे. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट साइड का, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड साइड मूव करने लगेगी. इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा. और उसी तरीके से यदि हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा लें तो रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड साइड मूव करने लगेगी और जल्दी जल्दी रिएक्टेंट बनाने लगेगी. इसी को ली शैटलियर ने अपने प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया था. और जो ली शैटलियर प्रिंसिपल है, जो इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर. इसको ही हम फर्दर स्टडी करेंगे. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट. तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किस तरीके का होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि यदि मेरे पास H2 है और I2 है, उससे HI बन रहा है. तो यदि मैं अभी ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे है, यदि मैं यहाँ पे H2 और I2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ तो होगा क्या, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगी और अब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी. तो उसे अपना इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन करने के लिए जल्दी जल्दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा. उसी तरह यदि मैं कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड का बढ़ा दूँ तो क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो खुद को फिर से बैलेंस करने के लिए जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनने लगेगी. इसी तरीके से यदि हम देखें कि प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, तो जैसे कि हमें पता है यदि हम किसी भी यदि गैसेस हैं उनमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है. तो यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो होगा क्या कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेस होने लगेंगी और रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड बनने लगेंगे. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, यदि मैं दो कंटेनर्स को कनेक्ट कर दूं और उनके बीच में एक पाइप लगा दूं और क्या करूं, एक पिस्टन से जो रिएक्टेंट साइड है उस साइड जो गैस थी उसको मैं कंप्रेस करने लगूं, तो होगा क्या, वो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होने लगेंगे. उसी तरह यदि मैं प्रोडक्ट साइड एक पिस्टन लगा दूं और गैस को कंप्रेस करने लगूं तो वो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट साइड मूव करने लगेंगे. इसी चेंज को हम, जो प्रेशर के चेंज की वजह से जो हमारे इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू टेम्परेचर. तो जैसे कि हमें पता है जो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो रहती हैं उसमें हीट रिलीज होती है और वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है. तो यदि हम देखें इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आ रहा है हीट टेम्परेचर चेंज करने से, तो उसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो हीट रिलीज करती हैं और यदि ऐसे रिएक्शंस में हम हीट दें तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी. और उसी तरह यदि हम इसमें से हीट निकालने लगे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी. इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि कोई रिएक्शन किस कंडीशंस में फेवरेबल है, यदि हम उसे वही कंडीशंस दें तो फॉरवर्ड जाने लगेगी और यदि हम उसकी फेवरेबल कंडीशंस के अपोजिट जो चेंज करें उसमें, तो उस वजह से वो बैकवर्ड मूव करने लगती है. तो ये चेंज जो हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो मूव होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए, रीअटेन करने के लिए होता है. इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शंस में यदि हम देखें तो जो रिएक्शंस होती हैं वो हीट लेती हैं रिएक्शंस प्रोसीड करने के लिए. तो यदि हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकालने लगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव करने लगेगी और यदि हम हीट दें तो वो फॉरवर्ड मूव करने लगेगी. बस इसमें इतना ही था समझने के लिए. नाउ
ये हमारा जो ग्राफ है इसमें हम तीनों चीज़ें कंबाइन करके बताई गई हैं कि कंसंट्रेशन में चेंज करने से, टेम्परेचर में चेंज करने से और प्रेशर में चेंज करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं। यदि इस फर्स्ट वाले को हम देखें, कंसंट्रेशन वाले को, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन यदि हम बढ़ा दें तो हमें खुद पता है कि यदि हम इधर साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। और उसी तरीके से यदि हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, इस साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। और अब टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो रिएक्शन है होती है वो किस बेसिस में फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करती है, वो इस कंडीशन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करती है कि या तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या तो एंडोथर्मिक हो। यदि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो बैकवर्ड मूव करेगी, और वहीं यदि वो एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है और तब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, एंड वाइस वर्सा। नाउ प्रेशर देखें तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड हो के प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। उसी तरह यदि मैं प्रेशर डिक्रीज करूँगी तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टू इंक्रीज द प्रेशर। तो जो जैसे जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जो हमारी इक्विलिब्रियम अभी जिस पोजीशन पे अटेन हुई थी उसको फिर से अटेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो। तो इसी चीज़ को समझने के लिए अब हमारी ये जो प्रेशर वाली आई थी, तो ये भी हम समझ गए कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है और प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होता है। अब जो टॉपिक है ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कि है रिलेशन बिटवीन के पी के सी के एक्स। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि के पी के सी के एक्स है क्या। तो के पी जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं तो उसे के पी कहते हैं। अब के सी होता है जब हम उसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन करें, और के एक्स क्या होता है जब हम उसे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिफाइन करें। तो के पी इज इक्वल्स टू ये जो हमें मिला है पी एम की पावर एम, पी एन की पावर एन, पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी, ये कहाँ से आया है, ये हमें मिला है जो पिछले वीडियो में मैंने पार्शियल प्रेशर एक्सप्लेन किया था कि P इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स होता है, वहाँ से आया है ये। तो अब हमारा ये जो पी एम है ये पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी मतलब ये टोटल प्रेशर और ये एक्स एम हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो यदि अब हमें ये जो पी एम, पी एन, पी ए और पी बी के जो वैल्यूज़ हैं इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें जो के पी और जो है वो के एक्स के टर्म में मिल जाएगा। जब हमने अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन किया तो देखिए जैसे ये के पी था ये पी के टर्म्स में था, अब ये जो पूरी टर्म है ये एक्स के टर्म्स में है तो हम इसे के एक्स कह सकते हैं, और जिसके साथ ये जो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स थे वो भी चेंज हो गए। यहाँ पे जो पी के पावर डेल एन है, ये डेल एन कहाँ से आया, ये आता है हमारा डेल एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। समेशन किस चीज़ का, उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का। ये जो कोफिशिएंट्स है उसके उनका सम करते हैं हम, प्रोडक्ट साइड का सम करते हैं और उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं सम ऑफ द रिएक्टेंट साइड, वहाँ से हमारी ये डेल एन की वैल्यू आई है। नाउ इसके आगे का कंटिन्यूएशन, जैसे कि अब हमें के पी और के एक्स के बीच में रिलेशन मिल गया और हमें पता है डेल एन क्या होता है। अब के पी इज इक्वल्स टू के एक्स है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमारा प्रेशर जो है वो 1 एटीएम होगा उस कंडीशन में जो है हमारा के पी और के एक्स इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हमें रिलेशन निकालना है के पी और के सी में, और जैसे हम के पी और के सी में रिलेशन निकालेंगे हम के पी को के एक्स से रिप्लेस कर देंगे और हमें ओवरऑल रिलेशन मिल जाएगा, तीनों में जो रिलेशन था वो मिल जाएगा। तो अब ये चेंज करने के लिए हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वहाँ पे जैसे हम ये वॉल्यूम को नीचे लेके आएंगे तो हमारा जो एन वी होता है ये सी कंसनट्रेशन होता है, तो पी इज इक्वल्स टू सी आर टी मिल गया। अब ये सी आर टी को हम लोग एक बार एम के लिए, एन के लिए जो हमारे एम मोल्स, एन मोल्स, ए मोल्स और बी मोल्स हैं हमारे रिएक्शन में, उन सब के लिए लिख लेंगे किसके टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। अब इस पी को हम लोग इस सी आर टी से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो एम एन ए और बी है ये क्या है, उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो पावर में लग जाती है जब हम किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, तो इसकी पावर में आ गई। अब इस सीआरटी में आरटी वाला टर्म सब में कॉमन है तो आरटी वाला टर्म हम निकाल लेंगे, और अब ये हमारी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये किसके टर्म्स में आ गई, कंसंट्रेशन के टर्म्स में आ गई। तो अब इस पूरे को हम लोग केसी में रिप्लेस, केसी से रिप्लेस कर सकते हैं, और आरटी की पावर डेल एन, डेल एन ये वही है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द रिएक्टेंट्स। नाउ के पी इज टू के सी, आर टी डेल एन हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें के पी, के सी और के एक्स तीनों में रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन बहुत सिंपल है और कोई भी बहुत इजीली इसको समझ सकता है। तो दैट्स इट गाइस, ये आज का लास्ट था और इसके आगे भी अब इसकी सीरीज़ ऐसी आते रहेंगे।
इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे भी इस सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड करूँगी। आप सब लोग बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and do subscribe to my channel and hit the bell notification. Remember guys, I love chemistry and I will make you fall in love with chemistry. Thank you. This is me, Sandhya Kushwaha, signing off.